वैन चला करके घर घर सब्जियों का वितरण उसमें रेट लिस्ट लगा करके करा तो रुकावटें आती हैं। तो मैं 2 बार चुनाव हारा और ईश्वर भी परीक्षा लेता है। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। राजेश शर्मा जी हैं। हालांकि इस वक्त मौजूदा हालात में देहरादून मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या क्या संघर्ष रहे हैं मैं उन पर भी चर्चा करूंगा, और साथ ही एक राजनीति का जो असली एक मकसद है और एक असली जो परिभाषा है उन पर भी बातचीत करूंगा। राजेश जी, स्वागत है आप। नमस्कार। राजेश जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राजेश जी, आप एक बात बताइए, ये राजनीति जो आपने शुरू की है, अक्सर आमतौर से देखा जाता है कहीं तो राजनीति किसी को विरासत में मिलती है और कहीं संघर्ष में मिलती है। आपको किस तरीके से जो है ना एक राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री हुई आपकी? पहले तो मैं बता दूं कि आज से पूर्व कभी भी मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में कभी नहीं आया। सन 1995 के आसपास मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। तो युवा थे, तो काम करने के लिए जब क्षेत्र में निकले तो गरीब होने के कारण ड्राइवरी से अपने एक रोज़गार शुरू किया, विक्रम की ड्राइवरी से। फिर एक विक्रम लिया और विक्रम लेते ही धर्मपुर रोड पे चुनाव हुआ और मेरे साथियों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं लगातार उनके साथ कहीं भी जाना आना, शासन प्रशासन में सहयोग करता था और पहले ही चुनाव में हमको जीत हासिल हो गई। वो पहला दौर था और उस तरह से लगातार फिर चुनाव में हम राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। समाजवादी पार्टी में भी हमने विनोद बरथवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करी। उसके बाद मैं उस दिन को बड़ा सौभाग्यवान मानता हूँ कि 2007 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोयाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। तो एक घटना आपको बताता हूँ कि उस समय डोयाला सीट हुआ करती थी, रायपुर और डोयाला मिला करके। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर यूकेडी से भी हमारे जो आज हमारे साथी हैं भाजपा में, राजपाल रावत जी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव से हफ्ते भर पहले मन बना कि युवा साथी है और हम सब ने अपने क्षेत्र के लोगों ने तय करा कि राजपाल जी के समर्थन में काम करना है, चुनाव जिताना। ऐसा घटनाक्रम एक दिन में हुआ कि जब भाग्य किस ओर ले जाता है ये हमने खुद को देखा कि अगले दिन बात हुई 2-4 लोगों से और निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस क्षेत्र से विधायक बनाना है। ठीक है। लगातार चुनाव भी जीते त्रिवेंद्र जी, विधायक भी बने, फिर कृषि मंत्री बने। फिर उनके नेतृत्व में हम लगातार राजनीति में आगे बढ़ते गए। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो उसमें मुझे मंडल का अध्यक्ष बनाया गया रायपुर में, और मुझे बड़ी खुशी है कि अपने मंडल के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से हमारे कार्यकाल में जितने भी चुनाव रायपुर विधानसभा के अंदर हुए, उस मंडल के अंदर हुए, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। चाहे आप 2014 का उपचुनाव सांसद का लगा लो, तो जो रानी जी का चुनाव हुआ था, पूरी लोकसभा में रायपुर विधानसभा में सबसे अधिक मतों से रानी जी वहाँ से जीती थी। तो इस तरह करते करते अब सरकार भी बनी 2017 में और हमको मंडी की जिम्मेदारी दी गई। तो आपने देखा होगा कि मंडी में जो कोरोना काल रहा, कोरोना काल में हमने और हमारे जितने अधिकारी थे सभी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम किया और अपना प्रयास रहा कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन के अंतर्गत कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को हमारे विभाग से जुड़े हुए खाद्य सामग्री की कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए लगातार हमने योजना चलाई। जैसा कि आपको पता है कि 100 के 100 वार्डों में हमने वैन चला करके घर घर सब्जियों का वितरण उसमें रेट लिस्ट लगा करके करा। अन्य जो भी दिक्कतें आई, और मुझे लगता है कि देहरादून में 21 मार्च को जो पूरे देश के अंदर पहला जनता कर्फ्यू लगा था, उसी दिन से हमने सैनिटाइज का वितरण करना, मास्क बांटना और बार बार अपने लगातार रात को भी हम गश्त दिया करते थे और भीड़ को कम करने के लिए। चलिए राजेश जी, ये तो आपकी उपलब्धि होगी। अब एक चीज़ जो है ना बड़ी अहम जो आती है कि हर राजनेता का एक राजनीतिक गुरु और आदर्श होता है, वो कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और मैं चाहूँगा कि अगर अगले जन्म में भी ईश्वर मुझे मनुष्य के जीवन में राजनीति करने का मौका देगा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसा
नेतृत्व तो मिलेगा तो तभी मैं समझता हूँ कि मैं ईमानदारी से और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा सकूँगा। अच्छा, ऐसा क्या नज़र आया कि आपने राजनीतिक गुरु बना लिया और इतनी सडनली आप जो है ना कदम आपके जो है ना ऊपर बढ़ते गए और एक मंजिल के तौर से एक छोटी सी मंजिल भी आपको मिली और आगे भी उम्मीदें होंगी? ऐसा क्या क्या जो है ना मूल मंत्र जो है ना आपको त्रिवेंद्र जी ने दिया? मैंने ये डिसीजन कोई अचानक नहीं लिया है। मैं जब 2007 से मैं त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ और लगातार जब वो विधायक नहीं भी रहे 2012 से लेके 2017 तक का कालखंड भी मैंने देखा है और उससे पहले वो कृषि मंत्री भी रहे, उस समय भी हम उनके साथ रहे। तो जो उनके विचार हैं, जो उनके सोच है, मैंने जो पाया है कि वो राजनीति कभी भी अपने विशेष स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते। जो भी निर्णय लेते हैं अपनी कुर्सी को दांव पे लगा करके प्रदेश का हित सर्वोच्च है और प्रदेश हित में काम करते हैं। इसलिए मुझे ऐसे नेता पसंद है और इसीलिए मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि व्यक्तिगत हित से बेहतर एक देश हित की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग रुक जाते हैं। जो मजबूत आदमी होता है, आपने देखा होगा कि अपने जीवन काल में अगर आप विशेष वैसे भी देखें तो जब भी कोई आदमी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का काम करता है तो रुकावटें आती हैं और ईश्वर भी परीक्षा लेता है। तो इन रुकावटों से बिना घबराए आगे बढ़ने का काम सच्चाई से, ईमानदारी से करना चाहिए। ईश्वर अपना आप रास्ता दिखाता है और जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में देखा कि जब मैं ग्राम सभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैं 2 बार चुनाव हारा, लेकिन उसके बाद जब मैं 2008 में चुनाव जीता तो लगातार आज उस क्षेत्र की जनता का इतना आशीर्वाद है कि पहले मुझे बनाया प्रधान, फिर महिला सीट हुई तो मेरी वाइफ को प्रधान बनाया, फिर हमने अभी जब नगर निगम में पार्षद की भूमिका में आए तो जिसको हमने जिम्मेदारी दी उसको चुनाव जिताया। तो लगातार जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट लेट जरूर आता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। अच्छा, 90 के दशक से ये शुरुआत हुई, आपको लगता है कि राजनीति की कुछ परिभाषाएं भी बदली हैं क्या? मैं समझता हूँ कि हम यदि बात करें देश की राजनीति की तो 2014 के बाद एक बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर राजनीति में आया है। आपने हमने देखा है कि इससे पूर्व में भी सरकारें रही और उन 70 सालों के अंतर्गत इस देश की स्थिति क्या थी और 70 साल के बाद 2014 से लेकर आज 2021 है, इस दौरान में अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें खुद मालूम होगा कि विकास की तरफ देश कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार है, कई घोटाले हैं जिन पर लगाम लगाने का काम भी इन सरकारों ने किया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर सरकार चलेगी तो देश बहुत जल्दी विकसित देश की ओर बढ़ने का काम करेगा। अच्छा, ऐसे कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये एक शतरंज का खेल है, वजीर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब उस वजीर के अंदर यही तो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी शतरंज अगल बगल हैं और जो भी गलत लोग हैं उनके बीच से साफ छवि के साथ निकल कर के प्रदेश और देश का काम करें, और मैं समझता हूँ कि वही समझदार नेता होता है। अच्छा, तो सच्चाई के सामने ये माना जाए कि कठिनाइयाँ आती हैं? बिल्कुल आती हैं, सच्चाई के सामने कठिनाई आती है और सच्चाई की जो परीक्षा है वो ईश्वर भी लेता है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल, अभी होली का त्यौहार है तो क्या कुछ आप प्रदेश की जनता को कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है कि बहुत से गिले शिकवे आदमी जो है ना दूर हुए भी होंगे, गिले भी होंगे, शिकवे भी हुए होंगे और दूर करने का मौका आ गया है, तो प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश की जनता को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बुराइयों को दूर करने का और अच्छाइयों के साथ मनाने का त्यौहार है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक निवेदन इस प्रदेश की जनता से ज़रूर करूँगा कि आज जो समय है, कोरोना काल की महामारी पूरे देश के अंदर चल रही है, विदेश में भी चल रही है, और जिस तरह पिछले मार्च से शुरू हुई थी लगातार हमको दिख रहा है कि दोबारा से जो दूसरी लहर चल रही है तो बहुत अत्यधिक संख्या में कोरोना का बढ़ना संभावित है। तो मेरा निवेदन है कि त्यौहार भी मनाना ज़रूर है, लेकिन कम से कम जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें, और मैं समझता हूँ कि हम सब सुख रहें, शांति से रहें, हमारा देश खुशहाल रहे, उसके लिए त्यौहार तो अगले साल भी मना सकते हैं,
लेकिन हम अब उसके लिए अगर ठीक रहेंगे, और सभी लोगों से ये ज़रूर अपेक्षा करूँगा कि इस बार थोड़ा सा एक सीमित दायरे में रहकर इस त्यौहार को मनाएं, ऐसी मेरी लोगों से प्रार्थना है। चलिए बहुत बहुत चलिए, मैं इंटरव्यू वैसे तो काफ़ी राजनेताओं के भी किए हैं, लेकिन एक बात ज़रूर राजेश जी के ज़बान से जो है ना निकल कर आई है कि सच्चाई को हज़म करने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा एक ऐसी क्षमता की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। अब देर से ज़रूर सामने आती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। और इसी पैटर्न पर जो राजेश जी ने कुछ बातें जो है ना यहाँ पर रखी हैं, दर्शकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ हर इंटरव्यू से, हर साक्षात्कार से उनको कुछ सीखने को मिलता है और कुछ हासिल भी होता है। और यहाँ तक कि जहाँ तक जो नई युवा पीढ़ी है, अगर वो राजनीति के अंदर कदम रख रही है, तो कम से कम इन बातों का ज़रूर ध्यान रखे जो राजेश शर्मा जी ने दी हैं। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।